नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लूसेंट का बायोलॉजी का आज तीसरा दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन एवं जैव विकास। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास को इसी तरह समाप्त कर दिया गया है तथा मध्यकालीन भारत को साथ में चलाया जा रहा है अल्टरनेट डे में। मतलब एक दिन बायोलॉजी और अगला दिन मध्यकालीन भारत को चलाया जा रहा है इसी तरह। तो आज हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन को। पहले देखते हैं कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिचाउ। कब? 1855 में। 1855 में। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं, तो 3 प्रकार से होते हैं। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं, तो 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? असूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजुआ में होता है, तो असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। आगे है कौन सा विभाजन कायिक कोशिका में होता है, तो समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो होता है किसमें होता है, तो कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया सर्वप्रथम जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग ने कब, तो 1879 में। तथा 1882 में इसका क्या नाम दिया, तो माइटोसिस। माइटोसिस इसका नाम दिया किसने, तो वाल्थर फ्लेमिंग ने। वाल्थर फ्लेमिंग ने। आगे है अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन कितने चरण में होते हैं, तो 5 चरण में होते हैं। कौन कौन? अंतरावस्था जिसको इंटरफेज कहेंगे, पूर्वावस्था प्रोफेज, तीसरा है मध्यावस्था मेटाफेज, तथा उसके बाद है पश्चावस्था जिसका एनाफेज नाम दिया जाएगा, एनाफेज। और लास्ट है अन्याफेज, अन्यावस्था इसको टेलोफेज कहेंगे, टेलोफेज। आगे है समसूत्री विभाजन में जनन कोशिका कितने डॉटर सेल का निर्माण करती है, तो 2। समसूत्री विभाजन में जनन कोशिका कितने डॉटर सेल का निर्माण करती है, तो 2 डॉटर सेल का। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था पूछा जाएगा, तो पश्चावस्था जिसको क्या कहेंगे, एनाफेज कहेंगे। यह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। कौन सा विभाजन जनन कोशिका में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है जनन कोशिका में होता है। कोशिका विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम किसने दिया था, तो फॉर्मर तथा मूरे। फॉर्मर तथा मूरे ने। आगे प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया, तो बीजमैन ने किया, बीजमैन। अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, तो स्टार्सबर्गर ने। स्टार्सबर्गर ने कब? 1888 में। 1888 में। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है, तो 2 चरण में। अर्धसूत्री 1 एवं अर्धसूत्री 2 हो जाएगा। किस विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन को। अर्धसूत्री विभाजन 1 को क्या कहेंगे, न्यूनकारी विभाजन भी इसको कहते हैं। किस विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम विभाजन जो होता है कितने अवस्था में होता है, तो 4 अवस्था में। अर्धसूत्री 1 का विभाजन जो होता है कितने अवस्था में होता है, तो 4 अवस्था में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टेलोफेज हो जाएगा। विभाजन में सबसे लंबी अवस्था पूछा जाएगा, तो प्रोफेज 1 हो जाएगा। प्रोफेज 1 यह 5 चरण में संपन्न होता है। कौन कौन? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन तथा डाइकिनेसिस। यह 5 अवस्था में संपन्न होता है। गुणसूत्र में उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं जिसको क्या कहेंगे, क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा कहेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर
डाल दिया जाता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आगे है समजात। समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो सिनेप्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे? सिनेप्सिस। समजात गुणसूत्र एक साथ जोड़े बनाते हैं, जिसे क्या कहेंगे? सिनेप्सिस। जीन विनिमय की किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? मतलब क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैक्टिन में, पैक्टिन अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच होता है? तो नॉनिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। नॉनिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है। किस अवस्था में केंद्रक कला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है? तो डाइकिनेसिस में, डाइकिनेसिस में। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन में होता है, अर्धसूत्री विभाजन में। टेलोफेज, टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सा हो जाएगा? तो प्रोफेज अवस्था हो जाएगा, प्रोफेज। आगे है केंद्रक विभाजन को क्या कहा जाता है? तो कैरियोकिनेसिस कहा जाता है। केंद्रक विभाजन को कैरियोकिनेसिस तथा कोशिका विभाजन को क्या कहेंगे? साइटोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस। यहाँ पे दिया हुआ है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। इसको देखते हैं। इसमें कायिक कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन में कायिक कोशिका विभाजन होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? तो जनन कोशिका विभाजन होता है। समसूत्री में फिर अगला पॉइंट है, इसमें विभाजन में कम समय लगता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में ज्यादा समय लगता है। फिर अगला पॉइंट है समसूत्री विभाजन के लिए, इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? तो एक कोशिका से चार कोशिकाएं का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है समसूत्री विभाजन के लिए, संतति कोशिका में जनन जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविधता नहीं होती है, जबकि इसमें है अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में जनन कोशिका से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविधता पाई जाती है इसमें। अगला पॉइंट है समसूत्री विभाजन के लिए गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र के अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है समसूत्री में, लेकिन इस विभाजन में अर्धसूत्री में गुणसूत्र के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। लास्ट पॉइंट है समसूत्री के लिए, प्रोफेज अवस्था सबसे छोटी होती है इसमें, लेकिन जो है अर्धसूत्री में क्या होता है? तो प्रोफेज अवस्था सबसे लंबी होती है। अब हम लोग देखेंगे जैव विकास, जैव विकास। आगे है निम्न कोटि के जीवों के क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को क्या कहा जाएगा? तो जैव विकास कहा जाएगा, जैव विकास। ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना के दृष्टिकोण से समान है, परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो समजात अंग कहलाएंगे, समजात अंग। समजात अंग के उदाहरण यहाँ पे है पक्षी और चमगादड़ के पंख तथा मेढक, घोड़े और मानव के अग्रपाद या पक्षपाद जो है समजात अंग के उदाहरण हो जाएंगे। समरूप अंग हो जाएगा ऐसे अंग जो समान, यहाँ पे कार्य छूट गया है, समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन से भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो समरूप अंग कहलाएंगे, समरूप अंग कहलाएंगे। समरूप अंग के उदाहरण कुछ है, कीट या चमगादड़ पक्षी में पाए जाने वाले पंख जो है क्या होते हैं? तो समरूप अंग का उदाहरण होते हैं। समरूप अंग कार्य में समान होता है, लेकिन समजात अंग जो होता है रचना में समान होता है। अवशेषी अंग किसको कहेंगे? तो जो अंग जीवों के पूर्वजों से पूर्व विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका
महत्व समाप्त हो जाने के कारण इनका क्रमिक लोप होने लगता है, जिसको क्या कहेंगे? अवशेषी अंग कहेंगे। अवशेषी अंग के उदाहरण कुछ है, मानव के बाहरी कान, मानव के बाहरी कान तथा बाल हो जाएगा, नाखून हो जाएगा, कॉकिक कॉकिस अपेंडिक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में अवशेषी अंग की संख्या पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन सा हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास किससे हुआ है? तो सरीसृपों से हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास किस वर्ग से हुआ है? तो मत्स्य वर्ग से हुआ है। जीवाश्म किसको कहेंगे? तो प्राचीन काल जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त हो गए और जो भूपटल पर चट्टान के रूप में मिलते हैं उसको क्या कहेंगे? जीवाश्म कहेंगे। योजक कड़ी किसको कहेंगे? तो जब एक वर्ग के जीव दूसरे वर्ग के जीव का विकास होता है, जब एक वर्ग के जीव से दूसरे वर्ग के जीव का विकास होता है तो यह अचानक नहीं होता है, यह बहुत धीमी गति से होता है, जिनमें दोनों वर्गों के थोड़े थोड़े लक्षण पाए जाते हैं। इन्हें योजक कड़ी कहा जाता है, योजक कड़ी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है युगलीना। युगलीना किसका योजक कड़ी है? तो पौधे एवं जंतु के बीच का योजक कड़ी पूछा जाएगा तो युगलीना हो जाएगा। विषाणु, यह निर्जीव एवं सजीव के बीच का योजक कड़ी है। नियोपिलीना यह एनिलिडा एवं मोलास्का के बीच हो जाएगा योजक कड़ी। पेरिपेटस यह एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच योजक कड़ी है। बेलानोग्लासस यह इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच का योजक कड़ी हो जाएगा। फेफड़ा वाला मछली जो है, मछली और उभयचर के बीच का योजक कड़ी है। आर्कियोप्रेक्टिस यह हो जाएगा सरीसृप और पक्षी के बीच का योजक कड़ी। उसके बाद हो जाएगा एकिडना यह सरीसृप और स्तनधारी के बीच योजक कड़ी है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? टोंटोलॉजी कहलाता है, टोंटोलॉजी। आगे है, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था? तो उपार्जित लक्षणों का वंशागति। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने देखा? तो लैमार्क ने। आगे है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत का वास्तविक जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हुगो डी ब्रिज को। फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक लैमार्क हो जाएगा और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1809 में। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा? तो चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहाँ पे द ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इसका लेखक हो जाएगा अलेक्जेंडर ओपेरिन। आगे है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हिक्केल ने किया था। मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज पूछा जाएगा तो रामापिथेकस हो जाएगा। लैमार्कवाद का खंडन करने वाला जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया कौन था? तो वाइसमैन। क्रम विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या है? तो यह जीवाश्म हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति हुई है किससे? तो जल से हुआ है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन हो जाएगा? तो बंदर हो जाएगा। HMS बीगल जहाज से विश्व भ्रमण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो चार्ल्स डार्विन। आगे है, भारत की शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त आदि मानव का जीवाश्म किसका था? तो रामापिथेकस का। जीवन की उत्पत्ति किस महाकाल में हुआ?
किस महाकल्प में हुआ? तो प्री कैम्बियन में, प्री कैम्बियन में। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो प्लायोसिन में, प्लायोसिन युग में हुआ। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला, कौन हो जाएगा? जावाकपी मानव। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन। धन्यवाद।